नमस्कार बच्चों, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन आसाम बोर्ड फाइनल ईयर कोर्स हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके आने वाले जो चैप्टर 4, चैप्टर 5 सभी कुछ आपके क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर आधारित है। ये हमारा डे 22 है और डे 22 में आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाकी के टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्लोबल क्लास के बारे में कि ग्लोबल क्लास क्या होता है। यहाँ पर कहा गया है अ क्लास इज सेड टू बी ग्लोबल क्लास। किसी क्लास को ग्लोबल क्लास कहा जाता है इफ, अगर इट्स डेफिनेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडीज ऑफ ऑल फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। किसी भी क्लास को हम ग्लोबल क्लास तब कहते हैं अगर उस क्लास का जो डेफिनेशन है उसे सभी फंक्शन के बॉडी से बाहर बनाया गया हो, या सभी फंक्शन के बॉडी से बाहर लिखा गया हो। ठीक है, किसी प्रोग्राम के अंदर क्लास के डेफिनेशन को सभी फंक्शन के बॉडी से बाहर बनाया गया हो उसे हम ग्लोबल क्लास कहते हैं। ये तो डेफिनेशन है, इसे हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी समझेंगे। आगे बताया गया है विच मीन्स दैट object of this class type can be declared from anywhere in the program। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्लोबल क्लास होते हैं इसके ऑब्जेक्ट उस प्रोग्राम में कहीं भी बनाए जा सकते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ कोड लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर ये मैंने टर्बो सी प्लस प्लस आईडी के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर आप लोग कोड ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हैश इंक्लूड केवल आईओस्ट्रीम लिखते हैं और इसके नीचे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, अगर आप कोड ब्लॉक आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलिए इस फर्स्ट लाइन को इग्नोर करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हम लोग यहाँ बना रहे हैं क्लास। क्लास का नाम है एक्स। ये क्लास का यहां से यहां ये जो हम लोगों ने पूरा कोड लिखा, ठीक है, यहाँ कुछ कोड होंगे, वेरिएबल होंगे, फंक्शन होंगे, इसे कहते हैं हम लोग क्लास का डेफिनेशन। तो ये जो आपका क्लास का डेफिनेशन है, ठीक है, इसे देखिएगा ये आपका कहाँ पर जो है स्थित है। यहाँ पर देखिए ये क्लास बनाया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा एक्स OB1। एक्स जो है वो आपके क्लास का नाम है और OB1 जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम हुआ। इसे हम कहेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट। थोड़ी देर में मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा। आगे देखिए इंट मेन, ये आपका मेन फंक्शन है और हम लोगों ने इस एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट यहां भी बनाया है, लेकिन चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम लोगों ने फंक्शन के अंदर बनाया है इसलिए ये कहलाएगा लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन के अंदर बनाते हैं उसे लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन से बाहर है तो उसे ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर एक फंक्शन हमने और बनाया है जिसका नाम है फंक1। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोगों ने एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट OB3 बनाया है। ठीक, चूंकि ये हमारा क्लास ग्लोबल क्लास था इसलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्ट अपने प्रोग्राम में कहीं भी बना सकते हैं। ये बात यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बताया था। अब आपसे एक सवाल कि ये क्लास हमने कहाँ बनाया है? क्या किसी फंक्शन के अंदर बनाया है? नहीं, क्योंकि आपके प्रोग्राम में फंक्शन तो केवल दो ही है, एक मेन फंक्शन है और एक फंक1 नाम का फंक्शन है। तो हमने इस क्लास को डिफाइन किया है इन दो फंक्शन से बाहर, इसलिए ये कैसा क्लास कहलाएगा? ये ग्लोबल क्लास कहलाएगा। और यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपका क्लास ग्लोबल होता है तो इसका ऑब्जेक्ट कहीं भी बना सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहां और यहां बनाया, और सभी फंक्शन से बाहर भी बना सकते हैं। तो बाहर अगर बना रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो वो कहलाएगा आपका लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट आप कहाँ बना रहे हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो वो लोकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट को फंक्शन से बाहर बना रहे हैं तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लोकल क्लास। ठीक है, हमने अभी ग्लोबल क्लास पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे लोकल क्लास के बारे में। पहले हम लोग थोड़ा कोड को ध्यान दे दें, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन को देखेंगे। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। और गौर कीजिए मेन फंक्शन यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ बंद हुआ है। ठीक है, इसका बॉडी जो है यहाँ खुला
और यहाँ बंद हुआ। और हमने मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास बनाया है वाई नाम का, और यहां से यहां जो है ना, ये इस वाई क्लास का क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, हमने वाई क्लास को इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया है। गौर कीजिएगा, ये क्लास हम लोगों ने कहाँ डिफाइन किया है, मेन फंक्शन के अंदर। इस क्लास को कहाँ डिफाइन किया है, मेन फंक्शन के अंदर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा है वाई ओ बी वन। तो वाई इज ए क्लास एंड ओ बी वन इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ये मेन फंक्शन के अंदर बना है। ठीक है, और आपका क्लास जो है वो फंक्शन के अंदर बना है, इसलिए यह क्लास भी कहलाएगा आपका लोकल क्लास। इसके बाद इसी मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोगों ने एक फंक्शन और बनाया है फंक वन नाम का, और हमने इस फंक्शन के बॉडी के अंदर वाई क्लास का ऑब्जेक्ट ओबी टू बनाया। ध्यान देने वाली बात है, आपने ऑब्जेक्ट दो बनाया है, एक ओबी वन नाम का, एक ओबी टू नाम का। आप इसके स्थान को देखिए, ओबी वन कहाँ बना है, जस्ट क्लास वाई को डिफाइन करके तुरंत हमने बनाया है, जबकि ये जो OB2 है ये किसी अन्य फंक्शन के अंदर बना है। तो याद रखिएगा, यहां पर ये OB2 जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब यहां ये एरर शो करेगा। ऐसा इसलिए कि अगर आपका क्लास, ठीक है, अगर आपका क्लास मेन के अंदर बना है तो ऑब्जेक्ट भी मेन के अंदर बनेगा, वो ऑब्जेक्ट किसी अन्य फंक्शन के अंदर नहीं बन सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यही सारी बातें मैंने यहाँ बता रखी है। अ क्लास इज सेड टू बी लोकल क्लास इफ इट्स डेफिनेशन अकर्स इनसाइड अ फंक्शन बॉडी। कह रहा है किसी भी क्लास को हम लोग लोकल क्लास तब कहते हैं अगर उस क्लास के डेफिनेशन को हमने किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर, देखिए यहां से यहां ये मेन फंक्शन का बॉडी है, ठीक है, यहां से यहां ये मेन फंक्शन का बॉडी है, और हम लोगों ने मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर हम लोगों ने ये क्लास बनाया है, तो ये कहलाएगा आपका लोकल क्लास। आगे बताया गया है विच मीन्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड only within the function that defines this class type। उस क्लास का ऑब्जेक्ट केवल और केवल वही बनेगा जहां पर वो क्लास बना है। ठीक है, आपका ये क्लास मेन के अंदर बना है, तो ऑब्जेक्ट भी केवल और केवल मेन के अंदर बनेगा, किसी अन्य फंक्शन के अंदर नहीं बनेगा। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जो लोकल क्लास होता है, लोकल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो केवल लोकल ही बनेगा, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि ये ऑब्जेक्ट केवल वही बनेगा जहां पर आपने क्लास को बनाया है। इस ऑब्जेक्ट को कहीं किसी और फंक्शन के अंदर जा करके आप नहीं बना सकते हैं। ठीक, यही सारी बातें यहाँ पर आपको लिख करके बताई गई हैं। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट। हालांकि मैंने ग्लोबल क्लास जब आपको मैंने अभी पढ़ाया उसी समय ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लोबल ऑब्जेक्ट तब कहते हैं इफ इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शन बॉडीज। अगर ये सभी फंक्शन की बॉडी से बाहर बनाया गया हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसे हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ग्लोबली अवेलेबल टू ऑल फंक्शंस इनसाइड द प्रोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपके उस प्रोग्राम के अंदर सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। ये बात अभी हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी समझेंगे। और रिमेंबर, आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ देर पहले, अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड यूजिंग अ ग्लोबल क्लास टाइप। अगर आपका क्लास ग्लोबल है तो ही ऑब्जेक्ट ग्लोबल बनेगा। लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट ग्लोबल नहीं बनता है। देख लीजिए यहाँ पर आपका जो क्लास था वो लोकल क्लास था, तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, केवल मेन के अंदर बनेगा, क्योंकि आपने इस क्लास को मेन के अंदर बनाया है। ये ऑब्जेक्ट मेन से बाहर, कहीं बाहर आप नहीं बना सकते हैं, इस फंक्शन से बाहर नहीं बना सकते हैं, और जब बाहर नहीं बनेगा तो ग्लोबल नहीं कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ पर ग्लोबल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, है ना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कोड देखते हैं। हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक क्लास बनाया है एक्स नाम का, ठीक है, तुरंत बनाया है। ठीक है, ये ग्लोबल कहलाएगा। पब्लिक सेक्शन में ए एक वेरिएबल है और एफ सी एक फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल है, यानी वेरिएबल को डेटा मेंबर बोलते हैं, और एक फंक्शन है जिसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो एक डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है।
फिर देखिए यहाँ पर क्लास का डेफिनेशन बंद हो गया। अब चूंकि ये हमारा ग्लोबल क्लास है, किसी फंक्शन के अंदर हमने इस क्लास को नहीं बनाया है, तो ये ग्लोबल क्लास है। और हमने तुरंत यहाँ देखिए लिखा है एक्स OB1। एक्स इज अ क्लास, है ना, एक्स नाम का क्लास जो हम बना रहे थे। और OB1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कहलाएगा हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ना तो ये क्लास किसी फंक्शन के अंदर बना है, ना ही हमने इस ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर बनाया है। इसीलिए ये क्या क्लास कहलाएगा, ये क्लास ग्लोबल कहलाएगा और ये ऑब्जेक्ट भी ग्लोबल कहलाएगा। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा OB1.A=10 एंड OB1.FC। देखिए ये ए जो है ये इसी वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है, और ये जो FC है ये इसी फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली बात, इस ए वेरिएबल को 10 वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और FC फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर OB1 ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके हम लोग इस पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके पब्लिक फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने शायद पहले भी बताया है, किसी भी पब्लिक मेंबर को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस करते हैं, ये रूल है। किसी भी पब्लिक मेंबर को ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बेसिकली हम लोग जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको लेकर के है। हमने अभी पढ़ा था कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट OB1 को मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ भी कहा भी गया है कि इट मीन्स दैट दिस ऑब्जेक्ट इज ग्लोबली अवेलेबल टू ऑल फंक्शंस इनसाइड द प्रोग्राम। तो हमारे प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर भी हम OB1 ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी प्रोग्राम में एक फंक्शन और है जिसका नाम फंक1 है, और यहाँ भी हम लोग इसी प्रकार से OB1.A, ए नाम का जो हमारा पब्लिक डेटा मेंबर है उसमें 20 स्टोर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की मदद से। और OB1.FC हमारा जो पब्लिक फंक्शन FC है इसको कॉल करा रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके। चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बार हम लोगों ने इसे मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया, और दूसरी बार हम लोगों ने इसे फंक1 नाम के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया। तो जो चीजें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है, इनको समझने के लिए आपको कोड केवल ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोड एग्जाम में आएगा, कोड एग्जाम में नहीं आएगा। आपको डेफिनेशन आ सकता है कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए ही आपको ये कोड कराया गया है। ठीक है। और मान लीजिए एग्जाम में आता भी है कि व्हाट इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट, आप डेफिनेशन लिखना, और अगर हो सके तो, ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर हो सके तो अगर कोड लिख पाते हैं तो कोड लिख देना। नाउ हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज लोकल ऑब्जेक्ट। हमने जब लोकल क्लास पढ़ा था कुछ देर पहले तो वहां पर लोकल ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात हुआ था। लेकिन एक चीज याद रखना, हमने जब पढ़ा था ग्लोबल क्लास, क्या पढ़ा था, ग्लोबल क्लास। ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता था। हम ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबल क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट, लोकल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, ये दोनों चीज था। जबकि हमने कुछ देर पहले जब लोकल क्लास पढ़ा था तो ये बताया गया था कि लोकल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो केवल लोकल ही होगा, और वो भी शर्त ये है कि वो क्लास जहां बना है, वो क्लास जिस फंक्शन के अंदर बना है, वो ऑब्जेक्ट भी उसी फंक्शन के अंदर बनेगा और कहीं नहीं बन सकता है। यानी लोकल बनने का भी एक शर्त है। लोकल का मतलब होता है किसी भी फंक्शन, लेकिन यहाँ कह रहा है किसी भी फंक्शन में नहीं। अगर लोकल क्लास है ना, तो वो क्लास जहां बना है उसी फंक्शन के अंदर ही केवल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, किसी अन्य फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बात करते हैं, पहले हम लोग कोडिंग का, पहले कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस थ्योरी को समझेंगे। कोडिंग में क्या कह रहा है, हैज इंक्लूड iostream.h क्लास एक्स, और इसके पब्लिक सेक्शन में ए नाम का वेरिएबल और FC नाम का फंक्शन, ये दोनों पब्लिक फंक्शन, पब्लिक वेरिएबल और पब्लिक फंक्शन है। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्लास आपका ग्लोबल क्लास है, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर हमने इस क्लास को नहीं बनाया है। अब आ जाइए मेन फंक्शन में, हमने मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास बना दिया, तो ये कहलाएगा लोकल क्लास। इसके पब्लिक सेक्शन में आई नाम का वेरिएबल और A1 नाम का फंक्शन,
ठीक है, तो गौर कीजिएगा, इस प्रोग्राम में एक ग्लोबल क्लास है और एक लोकल क्लास है। ठीक है, ग्लोबल क्लास में पब्लिक सेक्शन के अंदर ए एक वेरिएबल है और एफ सी एक फंक्शन है। उसी प्रकार से वाई नाम का जो लोकल क्लास है, इसके अंदर भी आई नाम का वेरिएबल है और एफन नाम का एक फंक्शन है। अब हम लोग दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन दोनों के क्लास के ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ बन सकते हैं उस पर थोड़ा गौर करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एक्स ओ बी वन। ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? मेन के अंदर। आपका एक्स कैसा क्लास है? आपका एक्स एक ग्लोबल क्लास है। रूल याद कीजिए, ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं भी बन सकता है। तो एक्स चूंकि एक ग्लोबल क्लास है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम कहीं भी बना सकते हैं, तो हम लोगों ने इसे मेन के अंदर बनाया। अब मेन के अंदर बन गया है, तो भले ही एक्स एक ग्लोबल क्लास है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो मेन के अंदर बनाए हो ना। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये लोकल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लास ग्लोबल है, लेकिन इस ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फंक्शन के अंदर बना दिया है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये लोकल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। देखिए, मैंने कमेंट में लिखा है लोकल ऑब्जेक्ट ओबी वन ऑफ ग्लोबल क्लास टाइप एक्स। ठीक है। नाउ इसके बाद हमने लिखा है वाई ओ बी टू। यहाँ थोड़ा गौर करना है आपको। चूंकि ये वाई क्लास जो है ये मेन के अंदर बना है, तो वाई क्लास का ऑब्जेक्ट भी केवल और केवल मेन के अंदर ही बनेगा। ये भी सही है। इसके बाद हमने लिखा ob1.a=5। इसको ऐसे समझना है कि ob1 जो है वो एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ob1 जो है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है ob1। तो याद रखिएगा, एक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो केवल एक्स क्लास के डेटा मेंबर को ही या एक्स क्लास के मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, याद रखना। इसलिए अगर हमने लिखा ob1.a तो ये सही है, और हमने लिखा ob1.fc तो ये भी सही है। तो एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट केवल एक्स क्लास के मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा यहां देखिए, ob2.i15। अब ob2 जो है मेरा y क्लास का ऑब्जेक्ट था। ob2 मेरा y क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो y क्लास का ऑब्जेक्ट y क्लास के जो मेंबर हैं उसको ही एक्सेस कर सकता है। ठीक, इसको एक्सेस करेगा और इसको एक्सेस करेगा। क्लियर? इसके बाद यहां पर देखिए ob2.a फन। तो ठीक है, ये ob2.a फन तो y क्लास का ऑब्जेक्ट ob2 y क्लास के वेरिएबल को और y क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा। इसके बाद देखिए, ये जो आपका मेन फंक्शन है यहाँ पर क्या हो जा रहा है? आपका अब एंड हो जा रहा है। तो यहाँ तक देखिए सब कुछ वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये सारा कुछ वैलिड है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखिए, हमने एक और फंक्शन बनाया है, फंक1। कहाँ बनाया है? ये जो हम लोगों ने पहले एक ग्लोबल क्लास बनाया, मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास बनाया, हमने दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट इसी मेन फंक्शन के अंदर बनाए दोनों, जो कि दोनों के वैलिड थे। अब मेन फंक्शन खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक और फंक्शन, और हमने यहाँ लिखा एक्स ओ बी थ्री। अब ये वैलिड है कि नहीं? एक्स ग्लोबल क्लास था, याद कीजिएगा, ग्लोबल क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहीं भी बना सकते हैं, तो OB3 बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर आते हैं YOB4, तो Y जो है ये क्लास था, किसके अंदर बना था? मेन फंक्शन के अंदर बना था। तो Y क्लास का जो ऑब्जेक्ट भी होगा वो मेन के अंदर ही बनेगा, कहीं और नहीं बन सकता है। ठीक, यहाँ पर कारण समझ लीजिए। नाउ अब OB3 ऑब्जेक्ट बन गया एक्स क्लास का, तो OB3.a ये काम करेगा और OB3.fc ये भी काम करेगा। क्यों, बता देते हैं। एक्स क्लास के अंदर पब्लिक सेक्शन में दो चीजें थी, एक a नाम का वेरिएबल और एक fc नाम का फंक्शन। तो एक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये एक्स क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एक्स क्लास के मेंबर को एक्सेस करेगा। तो OB3.a ये भी सही है और OB3.fc ये भी सही है, ये दोनों सही है। अब यहां आ जाते हैं, OB1.i=15। ये गलत है। क्यों? OB1 एक्स क्लास का ऑब्जेक्ट था और आई वाई क्लास का मेंबर है। ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास का, मेंबर किसी दूसरे क्लास का, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी
ऑब्जेक्ट और मेंबर सेम क्लास के होने चाहिए, अलग अलग क्लास के होंगे तो ये रॉन्ग होगा, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, यहाँ लिखा ओबीटी OB2.A1, OB2 मेरा वाई क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाई क्लास का ऑब्जेक्ट है OB2, और A1 वाई क्लास का ही एक फंक्शन है। तब तो बोलेगे सर हो जाना चाहिए, वाई क्लास का ऑब्जेक्ट और वाई क्लास का ही फंक्शन। लेकिन दिक्कत की बात यह है, OB2 एक लोकल ऑब्जेक्ट था। किसका? OB2 लोकल ऑब्जेक्ट था मेन फंक्शन का। तो जो ऑब्जेक्ट जिसका भी लोकल होता है, ये OB2 मेन फंक्शन का लोकल ऑब्जेक्ट है। तो इस OB2 का इस्तेमाल केवल और केवल आप मेन के अंदर कर सकते हो। इस OB2 का इस्तेमाल किसी अन्य फंक्शन के अंदर जाके नहीं कर सकते हो, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि OB2 मेन जो आपका फंक्शन था उसका वो ऑब्जेक्ट था, उसका लोकल ऑब्जेक्ट था, तो किसी और का लोकल ऑब्जेक्ट को किसी और लोकल जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक। नाउ हम लोगों ने ग्लोबल क्लास, लोकल क्लास, ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लास फंक्शन। ठीक। यहां कहा गया है द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। जो भी क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है, उनके कार्य के अनुसार, काम के अनुसार। पहला है एक्सेसर फंक्शन, दूसरा है म्यूटेटर फंक्शन और तीसरा है मैनेजर फंक्शन। इसको हम लोग जो है समझने के लिए पहले हम लोग कुछ कोड देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोड हम लोगों ने 2 लेक्चर पहले, है ना, 1 या 2 लेक्चर पहले मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डिस्प्ले एक फंक्शन है, ठीक, सेट क्लास का फंक्शन है, इसलिए हमने क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है। डिस्प्ले एक फंक्शन है, सेट क्लास का फंक्शन है, और हमने ये कहा है वैल्यू ऑफ m बराबर m एंड वैल्यू ऑफ n बराबर n। यानी थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, हम लोगों ने एक क्लास बनाया था दो दो हम लोग जो है लेक्चर पहले, जहां पर दो वेरिएबल था, ठीक है, एक m नाम का और एक n नाम का। ठीक। उसके बाद उसी क्लास के अंदर दो फंक्शन भी थे, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन था और एक जो है इनपुट नाम का फंक्शन था। ठीक है, सेट क्लास के अंदर, है ना। तो अब आप देखिए कि ये यही जो m और n है, इसको डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ठीक है, देखिए डिस्प्ले नाम का फंक्शन उसी m और n के वैल्यू को क्या करवा रहा है, प्रिंट करवा रहा है। प्रिंट करवा रहा है यानी m में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहा है, n में जो भी वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक। प्रिंट ही कर रहा है ना, उसके वैल्यू को चेंज तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि m का वैल्यू बदल रहा है या n का वैल्यू बदल रहा है, नहीं। ये सिंपली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, केवल डिस्प्ले कर रहा है, किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के डेटा मेंबर, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको आप केवल एक्सेस कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, ऐसे फंक्शन को एक्सेसर फंक्शन कहते हैं। तो यहां पर डिस्प्ले जो है ये मेरा एक्सेसर फंक्शन कहलाएगा। ठीक। फिर से कह रहे हैं, यहां पर m और n जो मेरा दो डेटा मेंबर है, जो दो वेरिएबल है, इसके वैल्यू को हम लोग जस्ट प्रिंट करवा रहे हैं। कहीं भी हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि m में जो वैल्यू उसको बदल दो और n जो वैल्यू उसको बदल दो, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट केवल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं इस फंक्शन के जरिए, डिस्प्ले फंक्शन के जरिए। तो डिस्प्ले फंक्शन कहलाएगा हमारा एक्सेसर फंक्शन। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इनपुट नाम का एक फंक्शन है, ये भी इनपुट नाम का फंक्शन उसी क्लास के अंदर का फंक्शन था, सेट क्लास का ही फंक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है, सी आउट इनपुट वैल्यूज ऑफ m एंड n। m और n में वैल्यू डालिए, तो आप कीबोर्ड से m में वैल्यू डालेंगे और n में वैल्यू डालेंगे। तो एज्यूम कीजिए कि m में कुछ नहीं था और n में पहले कुछ नहीं था। जब आपने इस फंक्शन को जो है कॉल करवाया, ठीक है, जब आपने इस फंक्शन से काम करवाया तो आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालें, मान लो 20 डालें और 25 डालें। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ देर पहले ये तो खाली था, ब्लैंक था दोनों, और अब क्या कर रहा है ये फंक्शन, उसमें वैल्यू डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि m और n का वैल्यू चेंज हुआ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले कुछ नहीं था, अब उसमें लोग वैल्यू डाल दिए। अब वैल्यू डाल दिए तो क्या हुआ, m और n का में चेंज हुआ, पहले कुछ नहीं था उसमें वैल्यू आ गया। तो यहां पर एक ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के वेरिएबल में
डेटा है ना, किसी क्लास के वेरिएबल का डेटा चेंज करे, ठीक है, जैसे पहले कुछ नहीं था उसमें वैल्यू डाल दिया, चेंज करे, ऐसे फंक्शन को हम लोग म्यूटेटर फंक्शन कहते हैं। तो म्यूटेटर फंक्शन क्लास का जो वेरिएबल होता है इसके वैल्यू को चेंज करता है, और जो एक्सेसर फंक्शन होता है वो क्लास के जो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू को जस्ट एक्सेस करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से हम लोगों ने एक्सेसर फंक्शन और म्यूटेटर फंक्शन समझा। अब हम लोग जो है डेफिनेशन को पढ़ेंगे और डेफिनेशन को समझेंगे। Accessor function. These are those member functions that allows us to access the data member of object. ये वो मेंबर फंक्शन होते हैं, मेंबर फंक्शन मतलब क्लास के अंदर का फंक्शन। ये वे मेंबर फंक्शन होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब फिलहाल आप क्लास समझो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर है यानी क्लास का जो डेटा मेंबर है, और डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल, ठीक। तो क्लास का जो डेटा मेंबर है यानी क्लास का जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को केवल एक्सेस करे, ऐसे मेंबर फंक्शन को हम लोग एक्सेसर फंक्शन कहते हैं। हाउएवर, एक्सेसर फंक्शंस कैन नॉट डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर, मतलब डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो एक्सेसर फंक्शन जो होता है ना तो वो करता है चेंज, है ना, वेरिएबल का वैल्यू को, है ना तो वो कर सकता है, ना तो करता है ना तो कर सकता है। तो जो भी आपके क्लास के अंदर वेरिएबल है उसके वैल्यू को चेंज ना करे, उसके वैल्यू को आप निकाल के केवल देख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे फंक्शन को एक्सेसर फंक्शन कहते हैं। नाउ म्यूटेटर फंक्शन, these are the member functions allows us to change the data member of an object। ठीक है, जब भी बात करें हम लोग बार बार डेटा मेंबर, तो आपको रट लेना है हम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास का, क्योंकि क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनता है ना। तो ऐसे समझो कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू का अगर कोई चेंज करे, ऐसे फंक्शन को हम लोग म्यूटेटर फंक्शन कहते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज मैनेजर फंक्शन? दीज आर मेंबर फंक्शंस विथ स्पेसिफिक फंक्शन। ये वे मेंबर फंक्शन होते हैं या वे क्लास के फंक्शन होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं यानी स्पेसिफिक काम करते हैं। दैट डील्स विथ इनिशियलाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग क्लास इंस्टांस दैट इज ऑब्जेक्ट। इसका काम होता है कि क्लास का जो इंस्टांस है यानी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज और डिस्ट्रॉय करना। इसे हम लोग जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इनिशियलाइज और डिस्ट्रॉय करना, इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हम लोगों का कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर और जो डिस्ट्रक्टर है ये दोनों क्या है, ये चैप्टर के रूप में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जान लीजिए ये दोनों भी क्या है, क्लास के खास फंक्शन होते हैं। ये भी क्लास के का खास फंक्शन होते हैं, और यही दोनों फंक्शन मैनेजर फंक्शन है। तो जब आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पढ़ाया जाएगा तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैनेजर फंक्शन के अंदर मैंने जो डेफिनेशन में ये लिखा है ना कि इनिशियलाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग क्लास इंस्टांस यानी ऑब्जेक्ट, वो आपको तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सेसर और जो है म्यूटेटर फंक्शन का कोड मैंने यहाँ पर आपको लिख करके समझा दिया गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, व्हाट इज नेस्टेड क्लास। नेस्टेड क्लास को समझने के लिए पहले हम लोग कोड को देखिए। हमने एक क्लास बनाया है एक्स, एक क्लास यहाँ शुरू हुआ और ये क्लास यहाँ पर बंद हुआ। हमने इस क्लास का अपना जो वेरिएबल फंक्शंस होगा वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी क्लास के अंदर हम लोग एक क्लास और बना रहे हैं, ठीक है, और इस क्लास का अपना डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होगा। तो जब किसी क्लास के अंदर हमने कोई और क्लास बनाया तो इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, अ क्लास में बी डिक्लेयर्ड विद इन अनदर क्लास। हम किसी क्लास को किसी अन्य क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। अ क्लास डिक्लेयर्ड विद इन अनदर क्लास इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास। तो ये जो आपने काम करा कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास बनाया, इसे कहते हैं नेस्टेड क्लास। द आउटर क्लास इज नॉन एज इंक्लूजिंग क्लास। जो बाहर वाला क्लास होता है उसको कहते हैं इंक्लूजिंग क्लास, एंड इनर क्लास इज नॉन एज नेस्टेड क्लास। और जो अंदर वाला क्लास होता है उसे कहते हैं नेस्टेड क्लास। तो बच्चों, डे 2 में हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।